दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिक थ्योरी के बारे में। तो बेसिक थ्योरी सर क्या मतलब बिल्कुल यही है कि हम मीनिंग समझेंगे सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का, फिर इसके कुछ फीचर्स यानी इसका डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ वो देखेंगे, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्कोप और टूल्स, ये सारे टॉपिक्स को हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। एज यू नो वेरी वेल कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है उसकी ही ब्रांच, मतलब अकाउंटिंग जो मेन चीज़ है उसकी ही एक ब्रांच मानी जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट जो अकाउंटिंग है उसका मेन काम क्या होगा सर? अब आप सोचो कि अकाउंटिंग का, सिंपल अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है सर? उसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना किन चीज़ों का, ट्रांजैक्शंस का। तो ऑफ कोर्स सिंपल मीनिंग अगर आपका ये है अकाउंटिंग का, तो जब हम ट्रांजैक्शंस को करेंगे एनालिसिस तो वो बन जाएगा अकाउंटिंग। और जब हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को छोड़कर सिर्फ पर्टिकुलर कॉस्ट को देखेंगे, किसकी, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, हमारा रॉ मटेरियल है, उन चीज़ों की हम क्या देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस करेंगे। तो वो जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं दैट इज कंसीडर टू बी अ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैंने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में आपको बता दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का बिल्कुल सिंपल मीनिंग अकाउंटिंग वर्ड से ही रिलेट करता है, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, एनालिसिस और इंटरप्रेट करना किस चीज़ को जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और वो कॉस्ट किन चीज़ों से रिलेट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। तो मेनली हम पहले ये देखेंगे कि इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है जो इनको डिफरेंट बनाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बताता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल पर्पस के लिए जनरली की जाती है, यानी इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो इस चीज़ से ज़्यादातर फोकस करता है। यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर रही है, या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इंटरनल मैनेजमेंट की मदद करना। आपने देखा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादातर जो डन की जाती है आफ्टर कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, जस्ट बिकॉज कि मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसका मेन पर्पस होता है हमारे एक्सटर्नल जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना। राइट, नो डाउट कि उसका इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, लेकिन ज़्यादा पर्पस उसका जो मेन रहता है यही रहता है कि जो एक्सटर्नल में हमारे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, हम उनको ये इन्फॉर्मेशन दें और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। नेक्स्ट आता है फोकस क्या है इन चीज़ों का। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका मेनली फोकस रहता है एनालिसिस करना, कंट्रोल करना, किस चीज़ को, कॉस्ट को एनालिसिस करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, किस चीज़ को, कॉस्ट को। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा मेन फोकस कहाँ रहता है, रिकॉर्ड करने पर, समराइज करने पर, रिपोर्ट करने पर, किन चीज़ों को, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड क्या करना है, उनको समराइज यानी लेजर्स में लेकर जाना है, फिर उनको रिपोर्ट भी करना है, ये सब हमारा मेन फोकस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे जो पर्टिकुलरली यूजर्स होते हैं उसमें हमारे इंटरनल यूजर ज़्यादातर कवर करोगे आप, जैसे कि मैनेजमेंट, जैसे कि एम्प्लॉयज़, जिनको डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो वहाँ एक्सटर्नल पार्टीज जैसे कि क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक, ये सब कवर किए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो टाइम है, यानी इसको हम कब करते हैं या इनका जो मेन फोकस रहता है वो किस टाइम पीरियड पे रहता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ज़्यादातर हिस्टोरिकल और फॉरवर्ड दोनों तरफ ध्यान देती है। क्यों सर? क्योंकि हिस्टोरिकली तो हम सारे डेटा को इस्तेमाल करके कॉस्ट अकाउंटिंग देख रहे हैं या उसको कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग भी इसका मेन टाइम होरिजन बन जाता है, जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट को मदद करनी है डिसीजन लेने के लिए। तो मैनेजमेंट पर्टिकुलरली फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेगा, तो फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने के लिए इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ देखती है। लेकिन अगर हम टाइम होरिजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो उनका प्राइमरली कंसर्न सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर ही रहता है जो हमारे पास है, उसे कोई मतलब नहीं आगे हमें क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादातर रिपोर्टिंग जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग हम कब करेंगे या कितने टाइम पीरियड के बाद करेंगे या कब कर सकते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्टिंग है वो ज़्यादा जनरली आपको कोई टाइम पीरियड नहीं है कब करनी है,
उसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो कि जब भी मैनेजमेंट को ज़रूरत होगी तब आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसका एक रेगुलर रिपोर्टिंग साइकिल है, जिसमें आपको रिपोर्टिंग पर्टिकुलरली एक टाइम पीरियड के बाद जब कहा जाए आपको वहां पे देनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो ऑब्वियस ही बात है छोटा माना जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर है कॉस्ट अकाउंटिंग की ब्रांच। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजरली सारी ट्रांजैक्शंस को कवर करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर फोकस डालता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो एक फैक्टर हमेशा सारी ट्रांजैक्शंस में जब आता है तो वो एक ही रह जाता है, यानी वो नैरो स्कोप माना जाता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे फैक्टर्स को कवर करने की वजह से ब्रॉडर इन स्कोप माना जाता है। ठीक है, मैंने कुछ बेसिक्स इसके डिफरेंसेस बता दिए, कुछ एक दो और हैं उनकी तरफ भी एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा। मेरे नोट्स आपको जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मिल जाएंगे। मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी ई क्लासेस चाहिए, कोई भी आपको मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस चाहिए, किसी सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से समझना है, या कोई पर्टिकुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट भी चाहिए, किसी भी स्टडी नोट्स में आप कोई भी स्टडी नोट्स आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो, वेबसाइट से भी ले सकते हो। दोनों के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगी। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वहाँ मिल जाएगा, और वेबसाइट www.sachineducation.co.in के ऊपर आपको ये सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। आगे हमारे पास कुछ इसके बेसिक्स ऑब्जेक्टिव हैं जिनके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या असल में क्यों करनी है हमने, क्यों, इसका मेन पर्पस क्या है। तो सर सबसे पहले हमने अपनी कॉस्ट को मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, इस पर्पस से हम कॉस्ट अकाउंटिंग को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई नो वेरी वेल, ये तो आपको पता होगा कि यार ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, मैनेजमेंट को, पर्टिकुलरली हर टाइम पीरियड के बाद, ताकि वो डिसीजन ले सकें और आने वाले टाइम पीरियड में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छे से रन कर सकें। ठीक है, थर्ड इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एंश्योर द एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल। तो ऑफ कोर्स आप देखो जरा, कॉस्ट का मेन फैक्टर क्या होता है, कॉस्ट किससे लिंक करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो अगर हम कॉस्ट को अच्छे से मेंटेन और रेगुलेट करना शुरू करेंगे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ कहाँ रहेगा कि इनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि एक तो वेस्टेजेस जो है वो कम से कम हो सके, और साथ ही में जो मैनेजमेंट है उनको अच्छे से इस चीज़ का इस्तेमाल करना आ जाए, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो मटीरियल है, दोनों का ऑप्टिमम यूज हो सके। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव माना जाता है इवेल्युएट करना एंड एनालाइज करना, किसको, द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की क्या कैसी परफॉर्मेंस है, क्या डिपार्टमेंट अच्छे से रन कर रहा है, किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, किस प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, कैसे उसे मेंटेन कर सकते हैं, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें यह भी बताता है कि फैसिलिटेट द सेटिंग, मॉनिटर एंड कंट्रोल द बजट टू अचीव द फाइनेंशियल गोल। हम बजट कंट्रोलिंग करते हैं, यानी हम बजट बनाते हैं किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। वैसे तो बजट बनाने का काम मैनेजमेंट का होता है, लेकिन मैनेजमेंट भी बजट किस चीज़ के जरिए, किस इंफॉर्मेशन के जरिए बनाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द इनएफिशिएंसी एंड वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वेरी सिंपल पॉइंट, एज यू नो वेरी वेल। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में किस तरह का, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, या इसका स्कोप क्या कवर करता है। तो सर सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले हम ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेट करेंगे, जहाँ पे हम इसकी हेल्प से प्राइस को अच्छे से सेट कर सकते हैं, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। दूसरा आता है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को ज़्यादातर मेजर या कंट्रोल करने में लगा सकते हैं कॉस्ट को। यानी जब भी सर्विसेज ओरिएंटेड कोई बिजनेस है, जैसे कि हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, कंसल्टेंसी, आईटी, ये सब एरियाज में हमें ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है हमारी कॉस्ट। तो उन कॉस्ट को प्रोडक्ट से ज़्यादा, मतलब प्रोडक्ट की जितनी कॉस्ट लग रही है, सर्विस कॉस्ट भी उसके साथ आपको पता है लिंक करनी पड़ेगी अच्छे से। तो कई बार आपको यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कॉस्ट अकाउंटिंग कंस्ट्रक्शन से काफ़ी लिंक करेगी, क्योंकि ये भी जो एक कंसेप्ट है, ये लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट
और ओवरहेड, ये चार जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब हम करेंगे ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट कर रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अगर आपको ये सारी चीज़ों की कॉस्ट जाननी है। रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो रिटेलर भी कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं COGS को पता करने के लिए, ट्रैक इन्वेंट्री कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए, और कुछ भी अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनानी है उनके लिए भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप रिटेलर हो तो। नेक्स्ट आता है बजट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। बजट बनाने के लिए मैनेजमेंट को सबसे ज़रूरी क्या चाहिए होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, इन सब चीज़ों के हेल्प से ही आप क्या बना सकते हो, अपना बजट अच्छे से रेडी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब देखो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में भी आपका जो मेन कॉस्ट अकाउंटिंग है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। इसका मेन स्कोप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में ही कवर होता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो किस तरह के अकाउंटिंग से हमें पता चलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अगर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों तरह की कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि मटेरियल कॉस्ट यानी मटेरियल कितना लगा, लेबर कॉस्ट कितनी लगी है, ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों चीज़ों की हेल्प से, इन दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं और सुटेबल प्राइस देख सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो द टॉपिक कम अंडर दी, आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये भी एक टॉपिक है जिसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। यानी हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इतनी कॉस्ट हमने डिसाइड कर दी कि इतना हमारी कॉस्ट लगनी चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक मटेरियल के ऊपर। तो ऑब्वियस ही बात है एक लेबर में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, एक मटेरियल पे, एक ओवरहेड में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। एक्चुअली में कितने लगी हैं हम उनको बाद में कंपेयर करते हैं, और उसके लिए अगर कोई वेरिएंस हमें नज़र आता है तो उस वेरिएंसेस को देखकर हम एक करेक्टिव एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, और ये सब चीज़ें किसके अंदर कवर होती हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो बस ये एक छोटा सा स्कोप है जिसको आपको अच्छे से करके जाना है। मैंने ब्रीफली इन नोट्स में लिखा है ताकि आपको सिर्फ मेन कंसेप्ट्स में समझ आना चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज़ कम्पेयर टू समझने में। तो ऑब्वियस ही बात है समझ लोगे तो अच्छे से लिख भी सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सर कौन से ऐसे टूल्स हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में किस टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले कवर होता है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है सर, कॉस्ट का मतलब, जॉब का मतलब होता है एक पर्टिकुलरली ऑर्डर, एक पर्टिकुलरली बैच के ज़रिए, या फिर आप कह सकते हो पर्टिकुलरली जॉब सेट कर दी जाती है। जैसे मैंने कह दिया कि एक टाइम पीरियड, यानी एक मैंने ना वो बना दिया, ऑर्डर सेट कर लिया कि इतने मतलब इतने प्रोडक्ट का एक ऑर्डर या एक जॉब होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलरली जॉब के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है मेरी, वो जब हम देखते हैं ना, मतलब उन जॉब के अंदर चाहे आपके 10 प्रोडक्ट हैं, चाहे आपके 12 हैं, चाहे आपके 15 हैं, ये मैटर नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलरली जॉब के ऊपर कितनी लगी है, जब हम उसको डिसाइड कर लेंगे तो उस तरीके से हम बाकी जॉब्स का बेस भी बना सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये सबसे पहले कंसेप्ट आता है बीच में। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब आपको भी पता है कि कोई भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बनने के लिए आपको कुछ प्रोसेस से पास आउट करना पड़ता है, तो उन प्रोसेस में, हर प्रोसेस में कितनी कॉस्ट लगी है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि अगर आपका प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से निकला है तो किस प्रोसेस में आपको ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है। यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में लेकर जाने तक, आपको प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 तक लेकर जाने तक किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा कॉस्ट ली है, किस प्रोसेस ने ज़्यादा आपको टाइम दिया, और कॉस्ट का मतलब किस प्रोसेस में ज़्यादा कॉस्ट लगी है, ताकि हम उस चीज़ में अच्छे से कवर कर सकें कि प्रोडक्ट में ज़्यादा कॉस्ट लगने का कारण क्या है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग हमें ये देखने में सबसे मदद करता है अच्छे से। नेक्स्ट आता है ABC। ABC का मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हम ज़्यादातर कॉस्टिंग किस चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो देखो भाई साहब, प्रोडक्ट के ऊपर तो आप कर ही रहे हो, कई बार आपको ये कहा जाता है कि अब ओवरहेड क्या होते हैं। ओवरहेड ना ज़्यादातर आपने देखा होगा ABC कॉस्टिंग का जो इस्तेमाल है ना, वो ओवरहेड्स की एलोकेशन के लिए किया जाता है। ओवरहेड होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिनको हम अच्छे से क्या नहीं कर सकते, मतलब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ऊपर लगाने का ना कुछ वे होता है। यानी जैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करती।
तो जो कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करती उनको कॉमन डिपार्टमेंट्स में बांटने के लिए हम कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड लेकर आ रहे हो तो एक बेस बनाकर हम उन चीज़ों में बांट देते हैं उन कॉस्ट को। लेकिन अगर हम एबीसी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो हमें ये कहता है कि देखो भाई साहब, जो हमारा 18 लाख या 20 लाख रुपए खर्चा लगा है उस ओवरहेड का, तो वो ओवरहेड में हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी होंगी, तो उन एक्टिविटीज़ को आप फाइंड आउट कर लेते हो और एक पर्टिकुलरली एक्टिविटी में कितना खर्चा लगा है वो देख लेते हो, और फिर उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप अपने मतलब जो प्रोडक्ट है या जो मटेरियल है जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो कॉस्ट को बांट देते हो। तो दैट इज कंसीडर टू बी अ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जब हम एक्टिविटीज़ के बेसिस पे क्या करते हैं, हमारे कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑलरेडी कवर हो चुका है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है सर? मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब तो आप नॉर्मली जान नहीं सकते हो कि इसका मेन जो इस्तेमाल हम करते हैं ना, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर आपको कितना कॉस्ट लग रही है, राइट। एक इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको पता है कि एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मैंने बनाई, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया जब मैंने, नॉर्मली मुझे पता है 10 यूनिट के 50 रुपये लग रहे हैं, तो अगर 10 यूनिट के लेटर से 50 रुपये लग रहे हैं तो 11 यूनिट के अगर मेरे 52 रुपीज़ लगने लग गए, तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगे हैं दैट इज कंसिडर टू बी अ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट विद 1 एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज कंसिडर टू बी अ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मेन जो इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर वो इसलिए किया जाता है ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि हमारा मार्जिन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है हमारा, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे प्रॉफिट के ऊपर, इस चीज़ को हम इसमें देखते हैं। यानी हम सीवीपी एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस, इसकी हेल्प से हम करते हैं। बजट की बात ऑलरेडी मैं ऊपर कंसीडर कर चुका हूँ। बजट कंट्रोलिंग, आई नो आपको अब इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि बजट भी एक ऐसा ज़रिया है, बजट कंट्रोलिंग भी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कॉस्ट है उसको हम सेट कर सकते हैं। आने वाले पीरियड में कितनी कॉस्ट हमें अच्छे से, मतलब कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे से सेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकते हैं फ्लेक्सिबल और फिक्स बजट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जैसे कि फीफो, लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही आती हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प करती हैं किस चीज़ को जानने के लिए, इन्वेंट्री की कॉस्ट को पता करने के लिए, ठीक है। हमारा मटेरियल कितना लगा, हमारे रॉ मटेरियल कितने लगे हैं, कब आया, मतलब कितने में आया था, कितने में गया था, कितने का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है एक लास्ट पीरियड पर, उस चीज़ को देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक फीफो वीफो, ठीक है। लास्ट टॉपिक अब हमारा है दैट इज़ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले एडवांटेजेस हमने देखा कि फ़ायदे क्या हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग को करने के। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। एज यू नो वेरी वेल, हमने ऊपर डिस्कस करा कि कॉस्ट को कंट्रोल करना और मैनेज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। तो ऑफकोर्स जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, हम हमारे स्टैंडर्ड से एक्चुअल को मेज़र करते हैं, वेरिएंसेस निकल के आते हैं, वेरिएंसेस को अच्छे टाइम पर हम करेक्ट एक्शंस में लेकर उसको सही कर लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हम अपनी कॉस्ट को इफेक्टिवली मैनेज और कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 आता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट आप मैनेजमेंट को दे रहे हो। एज यू नो वेरी वेल, हमारा इंटरनल सोर्स, हमारा इंटरनल जो हमारे यूज़र हैं, जो मैनेजमेंट है, वो हमेशा रेडी रह रहा है कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, और हम आगे उसके ज़रिए बजट बनाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे, हम उसके ज़रिए अपने आने वाले टाइम पीरियड की कॉस्ट को डिसाइड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में मदद करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हम रॉ मटेरियल कितना लगाएंगे, एक रॉ मटेरियल यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने लगने चाहिए, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, और वेस्टेजेस जब रिड्यूस हो जाती हैं इसकी हेल्प से, तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग ने इनडायरेक्टली क्या किया है, रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज़ करने का तरीका हमें बताया है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे हम करते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखो भाई साहब कि जब हम बजट कॉस्टिंग कर रहे हैं या फिर जब हम
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है किसी चीज़ की फालतू वाली, तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ में ये कंसीडर करेंगे कि किस कॉस्ट मतलब किस डिपार्टमेंट ने अच्छे से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके हमें ज़्यादा योगदान दे सकता है, किस डिपार्टमेंट में हमें ज़्यादा एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ये किसकी हेल्प से हमें पता चला, कॉस्ट अकाउंटिंग ने हमें ये बताया कि किस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमें ज़्यादा है, किस डिपार्टमेंट ने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, ताकि हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके टाइम पीरियड से पहले ही मतलब जो लास्ट टाइम पीरियड है उससे पहले ही एक्शंस लेके इसको सही कर सके। बजटरी कंट्रोल, राइट। तो बजट बनाने में सबसे पहला योगदान किसने दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग ने। तो ऑफ कोर्स मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये पॉइंट बहुत 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 सिमिलर है, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से हेल्प हो जाती है बजट बनाने में, किसके ज़रिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बता देता है भाई साहब कि कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, कितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, कितने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, कितने हमारे सेलिंग ओवरहेड है। उसके ज़रिए हम अपना बजट क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, एक प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं बस आने वाले टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो पॉइंट आता है इसका एडवांटेज का, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। ऑफ कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जब हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को भी सेट कर पा रहे हैं। तो जब सुटेबल प्राइजेस हम अच्छे से डिसाइड कर लेंगे जिससे हमें अच्छे प्रॉफिट मिल पाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा कि इसके फायदे तो नज़र आ गए सर, लेकिन इसके लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसके लिमिटेशन या इसके डिसएडवांटेज हमें क्या कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्सिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है सर, इंप्लीमेंट एंड मेंटेन अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बी अ कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस सी बात है, अब स्मॉलर बिजनेस है आपका, तो भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग करना ये नहीं है कि मैंने बुक्स खोल दी और अकाउंटिंग कर ली। अरे भाई कॉस्ट को देखना पड़ेगा। कॉस्ट को देखने के लिए अब सोचो ज़रा, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, तो परफॉर्मेंस को इवेलुएट यानी डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लग रही है उसको मैनेज करने के लिए आप कैमरा का लगाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी मतलब कोई मतलब ऐसी कह लो कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसका यूज़ ही नहीं अच्छे से हो रहा, या कोई फालतू में यूज़ हो रही हैं कुछ चीज़ें, कोई एक्टिविटी जिसका इस्तेमाल करना नहीं था वो भी आप कर रहे हो जिससे कॉस्ट बढ़ रही है। तो वो चीज़ें देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा, तभी आप कॉस्ट अकाउंटिंग को अच्छे से देख कर पाओगे ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं होता कागज़ खोलो और बस बुक्स खोलो लिख दो। अरे भाई साहब उसको कॉस्ट को कितनी एक्चुअली में लगी है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो कॉम्प्लेक्स है और वो स्मॉलर बिजनेस के लिए मुश्किल है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली में कई टाइप में आपकी सब्जेक्टिविटी ले आते हैं। सब्जेक्टिविटी यू कैन से दैट हमारे अपने ओपिनियंस ले आते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं कॉस्ट फिगर्स के ज़रिए, राइट। हम ये कह देते हैं कि उसने अपने प्राइजेस लगा दिए कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, उसने अपने प्राइजेस लगा दिए किसी चीज़ के अंदर। तो जब हम रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, कुछ चीज़ों के फैक्टर्स कई बार हमें इतना इफेक्ट करते हैं कि उसमें सब्जेक्टिविटी, उसमें मिस जजमेंट आ जाती है, और वो हमें क्या मतलब उससे क्या होता है, हमें कई बार कॉस्ट काउंटिंग करने में प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। फोकस ऑन हिस्टोरिकल डाटा। देखो जब तक हम फ्यूचर की तरफ नहीं देखेंगे, पास्ट ही देखते रहेंगे, तो भाई साहब पास्ट डाटा आप कह सकते हो एक हिस्टोरिकल डाटा जो है वो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को अच्छे से हेल्प नहीं देता, कि मतलब अनसर्टेनिटीज़ को मीट आउट करने में अच्छे से हमें मदद नहीं करता। तो दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न जो इसकी डिसएडवांटेज कवर करता है। पोटेंशियल फॉर मैनुपुलेशन। मैनुपुलेशन क्या होता है सर, इन सम केसेस देयर मे बी अ टेम्पटेशन टू मैनुपुलेट कॉस्ट डाटा। अब आप देखो भाई साहब, कई बार क्या हो सकता है कि हम अपनी बिजनेस में अच्छे से किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस में ज़्यादा कॉस्ट अगर दिखाएंगे तो उससे ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से रेवेन्यू कम दिखेगा, रेवेन्यू कम होने की वजह से प्रॉफिट कम आएगा, तो हम ये नहीं चाहते। तो इस वजह से कई बार हम अपनी कॉस्ट फिगर्स को क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है, और ह्यूमन एक्टिविटी में मैनिपुलेशंस आप देखते ज़रूर हो। ओवर एम्फेसिस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन। हमारा ज़्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन फोकस यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें। यानी हमारा मेन गोल क्या होता है शॉर्ट टर्म में, मतलब हमारा जो फोकस है ऑन द शॉर्ट टर्म सेविंग। हम ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए ही यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए, जल्द से जल्द ये हो जाए। हम ये नहीं सोचते कि भाई साहब जो आज हम कर रहे हैं वो एक ही बार करें ताकि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए पड़ जाए।
हम सिर्फ ये सोचते हैं कि आज का रॉ मटेरियल इतने में कम हो जाना चाहिए, आज का जो हमारा खर्चा है बस आज के लिए कम हो जाना चाहिए। अरे भाई साहब, कल आकर फिर वो बढ़ जाएगा तो क्या करोगे? तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, यानी एक ही बार ऐसा तरीका लेकर आओ कि उसकी कॉस्ट बढ़ने में टाइम लग जाए और आपको मदद ही मिलती रहे, राइट। तो बस 25 मिनट्स में आपका फिनिश हो गया है। आई होप मैंने इंट्रोडक्शन भी अगर कैंसिल कर दूँ तो 24 मिनट्स में आपका डन हो चुका है। आई होप आपको ये सारे ही टॉपिक्स जस्ट इन 24 मिनट्स डन हो गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि लाइक ज़्यादा करोगे तो बहुत से बच्चों को ज़्यादा और मदद मिलेगी और ज़्यादा रीच की वजह से हमें सपोर्ट मिलेगा, बच्चों को हेल्प मिलेगी। प्लीज़, ठीक है। तो इस वजह से बस आज की इस वीडियो में इतना ही है, और जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।